Please start welcoming and start the session. हाय एवरीवन, नमस्ते। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मिस्टर समीर अलावादी कंडक्ट करने वाले हैं। और वो इस फील्ड में वो बहुत सालों से है। ये 21 इयर्स से सर ये फील्ड में है। वो कंसल्टेशन भी करते हैं एंड ही विजिट्स आल्सो। तो अगर आपका बड़ा फार्म है या वैसा है और आपको बहुत सारी क्वेरीज है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस एंड सर विल गेट इन टच विथ यू। सर की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी होगा, वो वहां से आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और समीर सर इज एन एग्रीकल्चरल एंड कंसल्टेंट। 21 सालों से है और वो क्रॉप कल्टीवेशन, फार्मिंग सब में एक्सपर्ट है। His main expertise are in banana, pomegranate, guava, chiku, mango and sugarcane। ये जो सारे क्रॉप्स है वो ऐसा बोल सकते हैं कि सर उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं। तो अगर आपका जरूरी नहीं है कि आपका फार्म कहीं पे भी हो, बड़ा सा फार्म हो, छोटा हो, नो प्रॉब्लम। दे हैंडल ऑल द क्वेरीज। वो आपको सारी तरीके से गाइड करेंगे। और जो आज का हमारा सेशन है वो मेन है शुगर केन पे। तो हम ये सेशन में ये सीखेंगे कि हम शुगर केन जैसे हम ग्रो करते हैं, तो हम वो जब हम उसके बीज डालते हैं तब हमको उस उसकी टेक केयर कर सकते हैं, ये होगा। और एंड प्रोडक्ट तक, जब तक आपका क्रॉप ग्रो हो जाता है तब तक सर आपको सारा गाइडेंस देंगे। और ये वेबिनार में किसी के भी क्वेश्चन so yeah, we can start it. और एक फर्दर नोटिस भी, हमारा कल भी एक वेबिनार है, वो मैंगो क्रॉप पे है। पे 2 बजे होगा मैंगो का भी सेशन। ठीक है, हमको दिख रहे बहुत सारे लोग रेडी हो गए हैं। या सो सर, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। थैंक यू। ये जो वेबिनार रहेगा, जो मैटर लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन पूरा का पूरा वेबिनार हिंदी में करेंगे क्योंकि हिंदी सभी लोग समझ सकते हैं। मुझे हिंदी और गुजराती समझ में आती है, तो आपको अगर सवाल भी है, जैसे किसी ने ग्रुप के अंदर मराठी में पूछा तो मुझे मराठी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। तो आपको जो पूछना है वो आप हिंदी में या अंग्रेजी में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट बॉक्स के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे ही पूछ सकते हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि चालू वेबिनार के अंदर आपके सवालों के जवाब नहीं दूं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस आती है। मैंने काफी वेबिनार किए हैं तो लोगों का फीडबैक है कि चालू में मत आप जवाब दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब लास्ट में दूंगा। तो आपके जैसे सवाल आपके मन में आता जाता है वैसे आप सवाल चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं लास्ट में हर सवाल का जवाब दूंगा। जो सवाल का जवाब मुझे पता नहीं रहेगा वो मैं मना कर दूंगा कि ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका हर सवाल का जवाब, मतलब सवाल नहीं लिख देना। अपने वेबिनार शुरू करते हैं। जैसे मेरे बारे में पूजा ने बता दिया, मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मैनेजमेंट में। इनकी साथ से मैं कंपनी, खुद की कंपनी है उत्तर प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ सब प्रोजेक्ट्स में। और हमारी एक पूरी रेंज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो हम बनाते हैं। हमारी कंपनी सूरत स्थित है, सूरत बेस्ड है। और हम वेबसाइट पर उत्कर्ष एग्रोकेम हमारी वेबसाइट है, जहाँ से आपको बहुत कुछ हमारे बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया, आपने क्या कंसर्न है आपके शुगर केन के बारे में। अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे कवर अप नहीं किया होगा तो मैं वो वेबिनार के दरमियान कवर कर लूंगा। आप 2 मिनट में अपने चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। मैं ये शुरू में चैट बॉक्स देख रहा हूँ कि क्या आपका रीजन है इसको ज्वाइन करने का, तो वो उस दिशा में अच्छी तरह से हम जा पाएंगे।
शुगर कैन बेटर रिजल्ट इन फार्मिंग, पक्का वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। मॉडर्नाइजेशन इन शुगर कल्टीवेशन, हम सारी बातें मॉडर्नाइजेशन की करेंगे, कोई बात पुरानी करेंगे ही नहीं। टू स्टार्ट शुगर केन, हाँ आप शुगर केन कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, हर छोटा छोटा पॉइंट आपको बताएंगे। गाइडलाइन फॉर बेटर फार्मिंग ऑफ शुगर केन, दैट विल बी कवर्ड। मलई, प्लानिंग टू स्टार्ट शुगर केन इन 1.5 acre, so how to start an agronomic support। अभिषेक जी ये आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। फर्टिलाइजर टू बी यूज ऑल्सो, वो फर्टिलाइजर कौन से स्टेज पर कितनी क्वांटिटी कैसे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन, पूरी बात ही प्रोडक्शन के ऊपर है अपना। फर्टिगेशन शेड्यूल फॉर बेटर यील्ड, वो फर्टिगेशन शेड्यूल भी दे देंगे, कैसे फर्टिगेशन शेड्यूल होता है उसके बारे में बात करेंगे। शेड्यूल तो मैं अभी भी शेयर कर सकता हूं आपको। ऑर्गेनिक शुगर केन एंड इट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सर ये हम ऑर्गेनिक के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक की बात हम अलग से कर सकेंगे। हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, सॉइल की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप रहेगा। लेकिन ऑर्गेनिक हम कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, INM विल बी देयर, INM पूरा कवर करेंगे। आवर वर्कशॉप इज ऑन INM ओनली। आगे बढ़ते हैं। फॉर बेटर एवरेज एंड होल ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, सर फर्टिलाइजर के अलावा बहुत सारी बातें करेंगे। फर्टिलाइजर सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। शुगर केन क्वालिटी एज टेस्ट, ये शुगर केन क्वालिटी बढ़ेगी उसकी, आप ये हमारे वाली प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका शुगर का वो भी बढ़ता है, क्या बोलते हैं, रिकवरी भी बढ़ती है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, शुगर अपना एग्जैक्टली वेबिनार ही चालू करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा इससे, क्या बोलते हैं, वैरायटीज की, वैरायटीज कैसे चुनी जाती हैं। तो नॉर्मली जो वैरायटीज होती हैं, कोई वैरायटी मेन चीज होती है, और वो हमारी शुगर फैक्ट्री भी करती है कि कौन सी वैरायटी आपको लेनी चाहिए। तो नॉर्मली रहती है मैच्योरिटी ग्रुप की, कि अर्ली मैच्योर वैरायटी, मिड लेट वैरायटी, लेट वैरायटी, इस तरह की वैरायटीज होती हैं। फिर वैरायटी के कैरेक्टर होते हैं कि भाई वो गुड रटूनर, मतलब कि उसका सेकंड क्रॉप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ड्रॉट को टॉलरेंट है कि नहीं, वाटर लॉगिंग को टॉलरेंट है कि नहीं, आपका जैसा एरिया रहता है आपको उस तरह की वैरायटी वहां पे लेनी होती है। शूट बोरर से टॉलरेंट है कि नहीं, सैलिनिटी से टॉलरेंट है कि नहीं, ये मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वैरायटी सिलेक्ट करने के। नॉर्मली मैं साउथ गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ, जब पूरा शुगर केन बेल्ट है, तो यहाँ पर हमारी शुगर फैक्ट्री कुछ वैरायटीज रिकमेंड करती है कि ये वैरायटीज आपको लगानी चाहिए, तो वही लगानी चाहिए। कि अर्ली अगर आप लगा रहे हो तो आपको ये वैरायटी लगानी है, मिड लेट लगा रहे हो तो आपको ये वैरायटी लगानी है, तो वो रिकमेंड करती है। तो आपके भी हर एरिया की अलग अलग वैरायटीज होती है। सचिन जी, आपको जो क्वेरी आती है वो लिखते जाइए, अपने लास्ट में बात करेंगे। ये बात हुई वैरायटी के बारे में। मैं कोई स्पेसिफिक वैरायटी का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि हर एरिया की अलग वैरायटी है ऐसा मुझे पता है, लेकिन कैटेगरीज यही रहती हैं। इसके अलावा ज्यादा टिलरिंग वाली वैरायटी है या कम टिलरिंग वाली वैरायटी है, वो भी मेन रहती है, क्योंकि मेजर शुगर केन का प्रोडक्शन टिलरिंग के ऊपर रहता है। आज हम मेजर बात करेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम प्रॉफिटेबल शुगर केन फार्मिंग कर सकते हैं। मेनली हम बात करेंगे कि सॉइल की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, टिलरिंग कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इरिगेशन कैसे करना चाहिए, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। शुरुआत अपने सॉइल हेल्थ से करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में सब बोलते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर का अपटेक हेल्दी सॉइल में ही होता है। अगर आपकी सॉइल अनहेल्दी है, अगर वो अच्छी नहीं है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स उसके अंदर जमीन में फिक्स हो जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, अंदर आते नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं सॉइल की हेल्थ के बारे में। एक्चुअली जो सॉइल होती है वो 3-4 चीजों से बनती है। सॉइल एक केमिकल कंपोनेंट रहता है, एक लिक्विड्स और गैसेस रहती हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और जिसको हम केमिकल बोलते हैं, वो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है और
उसी को सॉइल कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पार्ट होते हैं, वो सॉइल को हेल्दी बनाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ही केमिकल फर्टिलाइजर इन सॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने होंगे उतना फर्टिलाइजर ज्यादा सॉल्युबल होगा, उतना ज्यादा अपटेक होगा और उतनी आपकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में हैं ही, लेकिन हमें सिर्फ जरूरत है कि हम अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और जमीन में बढ़ाएं। इसके लिए जैसे हम अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में से घट जाएंगे। ये कंसेप्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। हमारी खुद की प्रोडक्ट है उत्कृष्ट माइक्रोब, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। डिटेल प्रोडक्ट की आप बात में बता दूंगा। तो वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देते हैं तो अपनी सॉइल हेल्दी होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग, फास्फोरस, पोटेशियम, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से काम करना है तो उसके अंदर जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का होना, जिसको सेंद्रीय तत्व बोलते हैं, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा हम बढ़ाते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फूड रहता है, भोजन रहता है, वो ऑर्गेनिक कार्बन रहते हैं। इसलिए जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन देना खूब आवश्यक है। जो बेस्ट अवेलेबल ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, जो हमें शुगर केन में देने चाहिए, जो भी मैंने फिगर्स लिखे हैं वो अपने 1 एकड़ के लिए लिखे हैं। भाई अगर आप गोबर खाद दे रहे हैं, किसी की आवाज आ रही है पीछे, तो प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। थैंक यू। अगर हम गोबर खाद देते हैं तो 20 टन के आसपास हमें देनी चाहिए प्रति एकड़। सभी शुगर फैक्ट्री कंपोस्ट प्रोवाइड करती है तो वो 5 से 7 टन देने चाहिए। वर्मी कंपोस्ट अगर दे रहे हैं तो 1 से 2 टन देना चाहिए। अगर आप नीम का या दिवेली का या मस्टर्ड का या करंज का कोई भी आप केक ला रहे हैं, डी ऑयल केक बोलते हैं, तो आप 400 से 500 किलो दे सकते हैं। इसी तरह से यूमिक एसिड लोग देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, 204 किलो प्रति एकड़ एक डोज में दे सकते हैं। मार्वल जी हमारे प्रोडक्ट है, वो 10 किलो प्रति एकड़ दे सकते हैं। इन सब का हमने डोजेस दे रखा है। तो ये अपना ऑर्गेनिक मैन्योर कंटेंट करता है। क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर हर बार देना वायबल नहीं रहता है, महंगा रहता है, अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो अपने ग्रीन मैन्योरिंग, जिसको अपने गुजराती में लीलो पड़वास बोलते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग मतलब ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं। अराउंड ग्रीन मैन्योर अगर अपने 1 एकड़ में करते हैं तो 15 मेट्रिक टन जितना ऑर्गेनिक मैन्योर दे रहे हैं उतना ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाता है। अब ग्रीन मैन्योरिंग अगर आप करते हैं तो अलग अलग तरह की वैरायटी जो सबसे ज्यादा चलती है, जैसे अल्फा अल्फा है जो जानवर भी खाते हैं, सस्बीनिया है जिसको हम शंडी बोलते हैं, सन हेम्प बोलते हैं। ये कुछ कॉमन चीजें हैं कि, और साथ में सभी तरह के दलहन जो बोलते हैं, जिनकी भी दालें बनती हैं, वो सभी एज ए ग्रीन मैन्योर आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर का में खासियत ये रहती है कि उसके जो जड़ें होती हैं, तो जड़ों के अंदर गांठें होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती हैं, तो नाइट्रोजन भी फिक्स हो जाता है। 2-3 महीने के बाद में जब ग्रीन मैन्योर अपने काट कर साथ में रखते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मल्चिंग का काम करता है। जब मल्चिंग का काम करता है और उसको ढक देते हैं, 2-3 महीने में सारा का सारा वो सॉइल के अंदर घुल जाता है और जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रीन मैन्योर अगर आप कर रहे हो तो वो आराम से गोबर खाद है, कंपोस्ट है, ये सब अलग अलग तरह के केक्स हैं, गोट मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट को आराम से रिप्लेस कर सकता है। जब तक आप अपनी जमीन को तंदुरुस्त नहीं बनाओगे ऑर्गेनिक के साथ में, तभी तक आपको ऑर्गेनिक कभी भी अच्छा प्रोडक्शन आ ही नहीं सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जमीन में दे रहे हो तो जमीन के अंदर जैविक प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर देने वाले हैं, उसकी इफेक्टिविटी वो ज्यादा अपटेक अच्छी तरह होता है। जमीन के अंदर ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाता है। ह्यूमस बढ़ाने के लिए जैसे मैंने लिखा है कि ह्यूमिक एसिड भी बहुत सारे लोग देते हैं। जमीन की पोरोसिटी मतलब कि जमीन के अंदर छिद्र बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन का ऊपर नीचे आना जाना बहुत आसानी से हो। जब तक जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक कभी भी क्रॉप का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाता है 2 कणों के बीच में। जमीन की पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक देने से जमीन का पीएच कम होता है, टीडीएस लेवल कम होता है। हेल्दी जमीन से ही हेल्दी क्रॉप आता है। अब अपन ने जमीन को तैयार कर डाला है। सर ऐसे सब लाइनें मत करो, तो लाइन करेंगे तो सबको डिस्टर्बेंस होगी, प्लीज ऐसे सब मत करिए आप। तो हमने वैरायटी नक्की कर ली है, और अब वैरायटी को अपने को जो भी हम सीड लेते हैं तो उसको सीड को ट्रीट करने की जरूरत रहती है। तो ट्रीटमेंट 2 तरह से अपने कर सकते हैं। एक जैविक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैविक ट्रीटमेंट के लिए हम हमारा
उत्कृष्ट माइक्रोब्स है जो एक तरह का बायोफर्टिलाइजर बायोफंगिसाइड का काम कर रहा है। उत्कृष्ट बीन्स जो है कि जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का काम करता है, सब पूरा कंप्लीट जैविक है, उसको डाल के द्रावण बना सकते हैं। अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कार्बेंडिज्म जो टेक्निकल है वो 2 ग्राम लेना है, क्लोरोपाइरिफॉस जो 1 ml लेना है, और फिर उसको जो हमने टुकड़े करे हैं गन्ने के तो वो टुकड़ों को उस द्रावण के अंदर 5 से 10 मिनट रखना है। उसके बाद में अपने को बुआई करनी है। अब अपने केमिकल फर्टिलाइजर की बात करेंगे। ज्यादातर किसानों का ऐसा मानना है कि केमिकल फर्टिलाइजर से ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये मान्यता बहुत ज्यादा गलत है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गलत समय पर गलत फर्टिलाइजर देंगे तो जो भी हमने प्रोडक्शन सोचा हुआ है कि इतना प्रोडक्शन आना चाहिए, वो प्रोडक्शन कभी भी नहीं आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा हमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया है उसमें ऐसा बताया कि अगर हमें 1 मेट्रिक टन प्रोडक्शन लेना है गन्ने का तो हमें एनपीके 2 किलो एनपीके चाहिए, 2 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 1 किलो फॉस्फोरस चाहिए और 1 किलो पोटेशियम चाहिए। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो नियरली 100 टन टारगेट करते हैं। अगर हम 100 टन प्रति एकड़, और ये 100 टन प्रति एकड़ बहुत सारे किसान बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं, ये कोई थियरी नहीं है, आपका नहीं आ रहा इसलिए अपने वेबिनार कर रहे हैं। तो 100 टन अगर हमें एक प्रति एकड़ प्रोडक्शन चाहिए तो हमें 200 किलो नाइट्रोजन देना है, 100 किलो फॉस्फोरस देना है और 100 किलो पोटेशियम देना है। इसको अपने एनपीके बोलेंगे। अगर हमें अभी तय करना है कि भाई कितनी क्वांटिटी में दूं, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर जमीन का परीक्षण कराना है, सॉइल टेस्ट कराना है। जब जमीन का परीक्षण आ जाता है, साथ में अगर हमने ऑर्गेनिक दिया है तो ऑर्गेनिक मैन्योर में से हमें क्या क्या मिल रहा है वो हमें पता है, तो वो माइनस कर देना है, वो निकाल देना है, और उसके बाद में हमें मालूम पड़ जाएगा कौन सा खाद हमें कितना देना है। इतना ही नक्की नहीं है कि ये मालूम पड़ गया कि आपने सॉइल टेस्ट करा लिया, खाद का मालूम पड़ गया तो उससे क्वांटिटी मालूम पड़ गई। इसके साथ साथ हमें ये भी पता रहना चाहिए कब हमें कितना फर्टिलाइजर देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है और कहाँ पे देना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो सफल किसानों का अनुभव है, मैंने बहुत सारे किसानों के साथ काम किया, जो सफल किसानों का अनुभव है उनका अनुभव ऐसा कहता है कि टोटल 7 स्टेज का फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिसमें से पहली स्टेज बेसल होगी। बेसल मतलब कि क्रॉप लगाने से पहले पाया में, हम लोग गुजराती में बोलते हैं पाया नो खातर, बेसल डोज, वो देना है। तो वो इस तरह से देना है कि जब हम गन्ना रखने वाले हैं उससे 2 ही स्टेज का फर्टिलाइजर दे देना है। इतना फर्टिलाइजर देना है वो इसके बारे में मैं आपको चार्ट भी शेयर कर दूंगा और अभी तो डिस्कस भी कर दूंगा कि कौन कौन सा देना रहता है। तो 2 ही चीजें रखना है, उसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो हम देते हैं, जो मैं शेड्यूल आपको बताना चाहे वाला हूँ, उसको बैलेंस शेड्यूल है और उसको ऊपर देने की जरूरत है। आप एक साथ में बहुत सारा देते हैं, जैसे हम एक साथ में बहुत सारा खाना खा रहे थे तो आपका जो हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसी तरह से अपने एक साथ में बहुत सारा फर्टिलाइजर दे देते तो फिक्स हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया 7 चीजें हैं। एक पहला फर्टिलाइजर हमें बेसल फर्टिलाइजर देना है, 20 से 22 दिन के बाद में हमें यूरिया की एप्लीकेशन करनी है, 40 दिन के बाद वापस से यूरिया देना है, 60-65 दिन का जब होगा तो थोड़ा सा पाड़ा चढ़ाना है, मतलब कि थोड़ी सी मिट्टी चढ़ानी है ताकि जो टिलरिंग अटके। अभी मैं आपको आज जो बात बता रहा हूँ कि वो मैंने जो केस स्टडी के बारे में बात करूंगा, वो मैं ऐसे केस स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर हमें हाई टिलरिंग वाली हम वैरायटी ले रहे हैं, जिसमें बहुत सारी टिलरिंग आती है। तो जब बहुत सारी टिलरिंग आती है तो 60-65 दिन के अंदर 5 से 6 टिलरिंग हमें देखना शुरू हो जाती है। जैसे 86-032 वैरायटी है, वो 0-265 है, ये वैरायटीज बहुत हाई टिलरिंग वाली है। तो इसमें 60 से 65 दिन के अंदर 5-6 टिलरिंग दिखनी शुरू हो जाती है। तो हमें टिलरिंग ज्यादा नहीं लेनी है, वो आगे में टिलरिंग, इसके बाद वाला पॉइंट टिलरिंग आएगा। तो वो टिलरिंग कंट्रोल करने के लिए 60 से 65 दिन में हमें थोड़ी सी मिट्टी चढ़ानी है, 6 से 8 इंच की मिट्टी चढ़ानी है। मतलब एक तरह का वो फैमिली प्लानिंग अपने कर रहे हैं, मतलब ज्यादा अपना टिलरिंग नहीं आए वो अपने कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। अगर ज्यादा टिलरिंग होगी, टिलरिंग ज्यादा होने से क्या होता है वो मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाने वाला है, तो वो प्रोडक्शन घटा देता है। बाद में 90 से 95 दिन के अंदर, 90 to 95 डेज के अंदर जब प्लांटेशन के हो गए होते हैं तो हमें कंप्लीट पूरी की पूरी मिट्टी चढ़ा देनी है, ताकि उसके बाद में हमें और टिलरिंग देखने को ना मिले। 120 दिन के अंदर वापस से एनपीके का डोज देना है और 165 से 170 दिन में लास्ट हमें एनपीके का फाइनल डोज देना है।
क्या देना है, कितना देना है, वो मैं आपको बाद में स्लाइड आएगी उस पर शेयर करूंगा। अब जो नाइट्रोजन है वो तो तुरंत के तुरंत घुलनशील है, तुरंत मिल जाता है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश ऐसे दो तत्व हैं कि जो जल्दी से हिलते नहीं है, जमीन में रहते हैं। तो वो जब सॉइल के साथ में संपर्क में आते हैं तो 1 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा कभी भी अपनी जगह से हिलते नहीं है। इसलिए फर्टिलाइजर को अपने को अगर वो जड़ों तक नहीं पहुंचता है, जो पौधे की जड़ होती है वहां तक नहीं पहुंचता है, तो वो जमीन में ही रह जाता है, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका उत्पादन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसे हमें वहां तक पहुंचाना है। ऐसा विज्ञान ने ऑब्जर्व किया है, मतलब साइंस ऐसा कहती है कि जब शुगर केन का प्लांट 60 से 70 दिन का होता है तो उसका एक्टिव रूट जोन वो 5 से 7 इंच नीचे होता है जमीन से। तो हमें फास्फोरस और पोटेशियम वाला जो हम फर्टिलाइजर देने वाले हैं तो वो हमें उस पॉइंट तक पहुंचाना है, तो ही उसका मैक्सिमम अपटेक हो पाएगा, नहीं तो खाद वहीं का वहीं रह जाएगा। अपने को इस तरह से फर्टिलाइजर देना है ताकि 1 से 2 इंच नजदीक आ जाए, तो 1 से 2 इंच नजदीक अगर आ जाता है तो वहां तक उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, तो वो एक्टिव रूट जोन तक हमें फर्टिलाइजर को पहुंचाना ही पहुंचाना है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है एज पर साइंस के, जो फास्फोरस और पोटेशियम हम जो देते हैं जमीन में, तो वो जितना दिया जाता है उससे 20 से 25% ही अपटेक होता है, बाकी का सारा जमीन में फिक्स हो जाता है। इसलिए इस वजह से, जो फिक्स होने की वजह से, जड़ों की तरफ नहीं होने से हमारा प्रोडक्शन नॉर्मल, हम जब किसान को पूछते हैं कि कितना प्रोडक्शन आया, तो हम बोलते हैं 30 से 40 मेट्रिक टन आया प्रति एकड़। तो वो क्वांटिटी फर्टिलाइजर की फिक्स हो जाती है, जड़ें उसको खींच नहीं पाती हैं और फर्टिलाइजर वहीं का वहीं रह जाता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें 5 से 6 इंच नीचे फर्टिलाइजर को पहुंचाना है। तो इसके लिए नॉर्मली किसान ऐसा करते हैं कि पहले फर्टिलाइजर डाल देते हैं, फिर पाड़ा चढ़ाते हैं, या फिर कुछ ऐसा साधन भी बनाए हुए हैं कि वो उससे होल करते हैं, उस साधन से होल करते हैं, और वो होल से सीधा 5 से 6 इंच का होल रहता है, वो होल के अंदर जो फर्टिलाइजर डालना है वो डाल दिया जाता है और सीधा का सीधा डायरेक्टली फर्टिलाइजर रूट जोन में मिल जाता है। इस तरह से हमें फर्टिलाइजर 60 से 65 दिन में हमें फास्फोरस पोटाश का डोज देना है, उस अभी भी इस तरह से देना है। वापस से जब हमारे पूरे का पूरा हम अर्थिंग अप कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा पाड़ा चढ़ा रहे हैं, मिट्टी के ऊपर चढ़ा रहे हैं 90 से 100 दिन में, तभी भी हमें इसी तरह से फर्टिलाइजर देना है। उस समय जब हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसके साथ में हमें जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर लाइक गोबर खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, वो भी देना चाहिए, क्योंकि ये खाद केमिकल को अवेलेबल करने के लिए, फर्टिलाइजर का आयोनाइजेशन करने के लिए बहुत मदद करते हैं, तो वो साथ में देने से फायदा रहता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पहले हमने गोबर खाद दे दिया और उसके अगले एप्लीकेशन के अंदर थोड़े दिन के बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट मतलब कि मैग्नीशियम, सल्फर है, कैल्शियम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो बाद में दे सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब फर्टिलाइजर इस तरह से देना होता है कि भाई अपने को जमीन के अंदर वापसा कंडीशन आनी चाहिए। वापसा के बारे में मैं आपको आगे एक पूरी की पूरी स्लाइड है। वापसा मतलब कि जमीन की ऐसी परिस्थिति जिसमें 50% हवा होनी चाहिए और 50% उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। उस समय पे जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तभी केमिकल फर्टिलाइजर का अपटेक होता है, तभी जड़ें बनती हैं, तभी ग्रोथ होता है। इसलिए वापसा कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पाड़ा चढ़ाने के समय यू फर्टिलाइजर देते हैं, ज्यादातर दे देते हैं, तो कई बार अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं होता है, जड़ों तक फर्टिलाइजर नहीं पहुंचता है, और उसकी वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए पौधों की, वो ग्रोथ नहीं होती है। हमने जब 90 से 100 दिन का पूरा अर्थिंग अप कर डाला, पूरा का पूरा फर्टिलाइजर का पाटा अपना चढ़ा दिया है, अर्थिंग अप हो गया है, तो उसके उस अर्थिंग अप के 30 दिन के बाद भी फर्टिलाइजर देना है, 60 दिन के बाद भी फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर हम जब भी देते हैं तो वो होल्ड करके ही देना है, तो ही आपका फर्टिलाइजर का अपटेक एकदम परफेक्टली होगा। तो एक्टिव रूट जोन के पास तक हमें फर्टिलाइजर को पहुंचाना है, तो ही आपको फर्टिलाइजर का एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर की डोजेज जो इसके अंदर दिख रही है, जो ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि शेड्यूल क्या रहेगा। तो जैसे अभी शुरुआत अपने कर रहे हैं सोइंग के समय, तो ये शेड्यूल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप डिस्कस कर रहे थे, देख सकते हैं कि भाई शुरुआत में ऑर्गेनिक मैन्योर देना है, साथ में मार्वल जी है जो हमारा प्रोडक्ट है, डीएपी देना है, एमओपी देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, बेंटोनेट सल्फर देना है, मैग्नीशियम देना है। इसको 2 इंच जमीन को नीचे रखना है, 2 इंच जमीन से नीचे रखना है। 20 दिन के बाद में जब हम सेकंड फर्टिलाइजर देते हैं तो यूरिया देना है। यूरिया के साथ में अगर हम रूट्स मल्टीप्लायर ऐड करते हैं तो जड़ें बहुत अच्छी बनती हैं। 40 दिन के बाद भी यही करना है। 65 दिन के बाद में वापस एक फर्टिलाइजर देना है, छोटा सा क्वांटिटी देना है, और थोड़ा सा मिट्टी चढ़ा देनी है। जब 90 से 110 दिन का होता है उस समय हमको फुल मिट्टी चढ़ा देनी है, लेकिन वो
वो दिन आगे पीछे हो सकता है कि आपकी कितनी आपकी टिलरिंग आई है उसके ऊपर वो तय होता है। फर्टिलाइजर देने के बाद में अगर हम लोग जैविक खाद देते हैं, जो हमारी माइक्रोब्स ने लिखा है, तो उससे हमें हमारा जो भी फर्टिलाइजर हमने जमीन में दिया है, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, फॉस्फोरस का बैक्टीरिया रहता है, तो सबका अपटेक बहुत अच्छी तरह से होता है। फिर 120 दिन के बाद में हमें 24-24-0 और एमओपी देना है, और इसी तरह से 150 दिन के बाद में वापस एमओपी और यूरिया देना है। ये हमारी हो गई केमिकल फर्टिलाइजर की डोजेज। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, टिलरिंग। अगर अपना टारगेट है कि हमें 100 टन अगर बनाना है, तो नॉर्मली एक डंडा जो निकलता है गन्ने का, उसका वजन 2.5 किलो के आसपास होता है। अगर हमें 1 एकड़ के अंदर 2.5 किलो 100 टन लेना है, तो हमें कम से कम हमारे पास में 40,000 से 45,000 मिलेबल केन। मिलेबल केन का मतलब ये होता है कि वो गन्ना जो शुगर फैक्ट्री के अंदर जाता है। और ऐसा ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्सिटी ऐसा बोलती है, रिसर्च ऐसा बोलती है कि 1 एकड़ के अंदर कभी भी 40,000 से 45,000 से ज्यादा गन्ना नहीं आ सकता है। मतलब हमारा को 40 से 45,000 का गन्ना मिल में जाता है, तो अगर एक गन्ने का वजन 2.5 किलो आ ही जाता है, नॉर्मली 2 से 2.5 किलो नॉर्मल किसान का आता है, तो हम आराम से 100 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन 100 टन का प्रोडक्शन बहुत कम किसानों का आता है, और उसका मेजर रीजन जो है वो है कि किस तरह से गन्ना लगाया जाता है। नॉर्मल जो किसान रहते हैं, वो पुरानी पद्धति यही है कि नॉर्मली 2 रो के बीच में, 2 चास के बीच में का डिस्टेंस रहता है, 3 फुट रखता है कोई किसान 3.5 फुट रखता है, कोई 4 फुट रखता है। तो और एक गन्ने में अगर 6 से 8 निकल जाता है टिलरिंग, तो नियरली 1.5 लाख से 3 लाख अपना डंडा निकलता है। हाई टिलरिंग वैरायटी में 86-0-32 ऐसी जो वैरायटी होती है, उसके अंदर इतना टिलरिंग निकलता है। तो अपने जो मैं केस बात कर रहा हूँ, वो हाई टिलरिंग वैरायटी की बात कर रहा हूँ। जब लो टिलरिंग वैरायटी रहती है, तो डिस्टेंस आप थोड़ा नजदीक रख सकते हैं। मैं अभी जो केस स्टडी आपको बता रहा हूँ हाई टिलरिंग की, क्योंकि हर जगह पर हाई टिलरिंग वैरायटी मिलती है। तो अब जब अपने को पता है कि 40,000 के आसपास ही मिलेबल केन शुगर फैक्ट्री में जाने वाला है, और बाकी का जो भी है, जो 1 से 1.25 लाख, ये 2 से 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख जो है वो मर जाने वाला है, या वो ऐसे हमारे यहाँ बाणिया बोलते हैं, मतलब बाणिया मतलब कि वो जो फॉडर गाय भैंस खाती है, जो उसको काट के ले जाते हैं, जो कभी भी बड़ा नहीं होता है, तो वो अगर फॉडर ही बनने वाला है, बाणिया बनने वाला है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो रहा है कि 40,000 केन जो है वो मिल में जा रही है, और 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख वेस्ट हो रही है। मतलब टोटल जब 2-2.5 लाख बन रही है तो वेस्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि गन्ने की ना थिकनेस बनने वाली है, ना हाइट बनने वाली है। तो जो अपने चाहते हैं कि वेट 2-2.5 किलो एक का बने, तो वो उतना वेट भी नहीं बनता है। सपोज अभी अपने आपको अलग अलग केस स्टडीज की बात करता हूं कि कैसे हो सकता है। अगर अपने मानते हैं कि अपने नॉर्मल किसान 3 फीट का अंतर पे रखता है, 2 रो के बीच में 3 फीट का अंतर रखता है, तो अपने 43,000 अपना स्क्वायर फीट है, 43,560 स्क्वायर फीट का अपना एकड़ है। तो अपने को रनिंग फीट मिलता है 14,500 रनिंग फीट मिलता है। 3 पद्धति से किसान नॉर्मली लगाता है। ऐसे या तो सिंगल लगाता है, यूं सिंगल लगाई, या डेढ़ा लगाया, या डबल लगाया, तो उससे आंखें बढ़ जाती हैं। अगर अपने मानते हैं कि अपने सिंगल लगा डाला और अपने 40,000 आई बर्ड लगा डाले, तो और हर एक के अंदर अगर 6 टिलरिंग अगर आ जाती है, तो टोटल मिला के 2.5 लाख के आसपास अपने को टिलरिंग मिल जाती है। लेकिन शुगर फैक्ट्री में तो सिर्फ 40,000 केन ही जाने वाली है, और ये एकदम नेचुरल बात है, और अपने इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा टिलरिंग आ रही है, जो मर जाने वाली है, और 6 से 7 महीने के बाद में, उसको अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है। हम जो फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो फर्टिलाइजर 2 लाख 2.5 लाख खा रहा है, लेकिन फायदा सिर्फ 40,000 को हो रहा है, और 2 लाख में वो सारा का सारा वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं कि एक भाग से हमें इनकम मिल रही है, और 5 भाग ऐसे लोग ऐसा गन्ना खा रहा है कि जो खाने के बाद मर जाने वाला है, उसकी प्रोडक्शन आने वाली ही नहीं है। तो अपने टोटल मिला के आप जब फर्टिलाइजर गिनेंगे, तो अराउंड 600 किलो का अपने फर्टिलाइजर देते हैं। तो मिलेबल केन्स अपने को सिर्फ 100 किलो ही फर्टिलाइजर मिलेबल केन खा रहा है, और 500 किलो अपना वेस्ट हो रहा है। इस वजह से अपना प्रोडक्शन कभी भी 30-40 मेट्रिक टन से ज्यादा कभी भी नहीं आता है। अगर हम अपने क्वांटिटी की क्वांटिटी अगर हम घटा सकते हैं, जो मर जाने
इतना अगर फर्टिलाइजर अगर रियली प्रोडक्टिव हो जाता है तो हमें 60 से 70 टन प्रोडक्शन मिल जाएगा 100 टन की बजाय। अभी अपने को मालूम है कि अपने फर्टिलाइजर बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, यही फर्टिलाइजर अपने को यूज करना है कि ये ज्यादा फर्टिलाइजर है, ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, इससे ज्यादा आप लेंगे तो जमीन में विकसित हो पा रहा है। तो अपना भी एक ही काम रहता है कि अपने मिलेबल केस अपने कितने आने चाहिए। अगर अपने डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जैसे नॉर्मल किसान 3 फुट लगा रहा है, 3 फुट के अगर आप 4 फुट लगा रहे हो और 4 फुट पे 1 फुट के अंतर पर अगर आप लगा रहे हो तो आप नियरली 10,000 आईपॉड्स लगा रहे हो एक पर। 10,000 आईपॉड लगा रहे हो तो अगर 6 से 7 अगर डिलीवरी आता है तो आपको 60,000 से 70,000 केन्स मिलने वाले हैं। अब नॉर्मली 60-70,000 केन्स हैं तो उसमें से 40,000 केन अपने प्रोडक्टिव हो जाएंगे, 20,000 अभी भी मर जाने वाले हैं जो खा के मर जाने वाले हैं। तो अब रेशियो अपना उल्टा हो गया है, तो रेशियो अपना प्रोडक्टिव का 2:1 का हो गया है। तो अपना प्रोडक्शन 100 टन के आसपास आराम से आ सकता है। अभी यही बात अगर अपने लो टीलरिंग वाली वैरायटी लेते हैं, जैसे 8600 बे है, 8600 है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें इतने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए कि भाई अगर उसके अंदर 2 ही टीलरिंग आ रही है, टोटल केन्स अपने कैसे भी करके 60,000 के से ज्यादा ना हो। 120 दिन की जब हमारा गन्ना हो तो कभी भी वो 60,000 से ज्यादा ना हो, तो ही हम 100 टन का प्रोडक्शन की तरफ अपने काम कर सकते हैं। उसके बिना अपना प्रोडक्शन इतना कभी भी नहीं आ सकता है। 8600 के लिए हमें नजदीक प्लांटेशन कर सकते हैं, उसके टेलरिंग के हिसाब से कर सकते हैं। जो अपने हम अर्थिंग अप कर रहे हैं, जो पाड़ा चढ़ा रहे हैं, मिट्टी ऊपर चढ़ा रहे हैं, वो हमें थोड़ा कम चढ़ाना चाहिए। अल्टीमेट एम हमारा यही होना चाहिए कि हमारे को टेलरिंग कितनी आ रही है और टोटल गन्ना अपना कितना बन रहा है। अभी नॉर्मली अपने को ऐसा जब अपना 120 दिन का हो जाता है तो अपने को देखना चाहिए 10 स्क्वायर फीट के अंदर अपना कितना हो रहा है। उस मैं 10 स्क्वायर फीट के अंदर अपना अराउंड 60 के आसपास होता है तो अपना प्रोडक्शन एकदम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर इससे ज्यादा है तो हमारी प्रोडक्शन कभी भी ज्यादा नहीं आने वाली है। कम है तो गन्ना कम हो जाएगा, डंडे कम हो जाएंगे, तो भी हमें जो प्रोडक्शन चाहिए वो नहीं आने वाला है। अब अपने बात करते हैं कि हमें पानी की जरूरत कितनी है। नॉर्मली लोगों की ऐसे मान्यता है कि भाई गन्ने के अंदर बहुत ज्यादा पानी चाहिए। बात सही है, दूसरे जो हमारे क्रॉप्स है उससे बहुत ज्यादा पानी चाहिए। जो भी शुगर केन उन्हीं एरिया में होती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, कनाल का पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो नॉर्मल किसान क्या करता है कि नॉर्मल जो कैनल होती है वो 30 दिन में 25 दिन में एक बार आती है। जैसे पानी आता है तो किसान पूरा का पूरा दिन रात पानी भर डालता है पूरे खेत के अंदर। नियरली 1 फीट नीचे तक पानी पूरा का पूरा भर जाता है। और बहुत सारी जगह तो अपने देखते हैं कि ये ग्रीन कलर की algae भी हो जाती है क्योंकि ज्यादा पानी भरा हुआ है। अगर हम इस तरह से पानी भरते हैं और भले हमने ऑर्गेनिक दिया है, भले हमने केमिकल फर्टिलाइजर पूरा का पूरा दिया है, भले हमने टिलरिंग बराबर रखा है, लेकिन पानी का मैनेजमेंट नहीं किया है, तो भी आपका प्रोडक्शन कभी भी 25-30 टन से ज्यादा नहीं आने वाला है। कभी भी ज्यादा पानी देने से प्रोडक्शन नहीं आता है। अच्छा प्रोडक्शन आता है, खाली गन्ने की बात नहीं है, अच्छा प्रोडक्शन आता है जमीन के अंदर अगर वापसा कंडीशन बार बार क्लियर रहती है। तो अब आगे ये वापसा कंडीशन का मैंने एक स्लाइड बनाई है। जब वापसा मतलब ऐसी कंडीशन है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि ऐसी कंडीशन जहां पर अपना 50% मॉइस्चर है और 50% हवा है अंदर। ये फोटो है कि कणों के बीच में इतना है। जब वापसा कंडीशन होती है तभी ही खाद का अपटेक होता है, तभी ही जड़ें लंबी होती हैं, तभी ही ग्रोथ होती है, तभी नए लीव्स आते हैं, तभी लीव्स बड़े होते हैं, तभी पत्ते बड़े होते हैं। कोई भी खेती के अंदर, ये शेड गलने के बारे में नहीं है, किसी भी खेती के अंदर आप जितना लंबे समय तक वापसा कंडीशन रखते हो उतना न्यूट्रिशन का अपटेक अच्छा रहेगा, उतना फास्ट रहेगा, उतना ज्यादा फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब कर पाएगा। एक बात जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि एक बात ध्यान रखो कि आपने ऑर्गेनिक ज्यादा डाल दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर दे दिया है, बायो फर्टिलाइजर दे दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके रूट सिस्टम के अंदर जड़ों के आसपास वापसा कंडीशन अगर अच्छा नहीं है, अगर अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो अगर वापसा कंडीशन नहीं है तो कभी भी खाद का एब्जॉर्प्शन कभी भी होने वाला ही नहीं है जड़ों के अंदर। वापसा कंडीशन अगर अपने को मेंटेन करनी है तो उसके अंदर हमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक, पानी छोटे छोटे टुकड़ों में देना है और एक पानी कम देना है।
एक तो इंटरवल बराबर रखना है और एक अपने को कम क्वांटिटी में देना है, तो ताकि वापसा कंडीशन आया करे। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कनाल के ऊपर अपने निर्भर हैं, कैनल सिस्टम के ऊपर, तो 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में कनाल आती है। आते ही मतलब किसान पानी से भर डालता है, एक बार फुल पानी भर देता है, और 45 दिन का गैप आ जाता है, 30 दिन का गैप आ जाता है, 20 दिन का गैप आ जाता है, तो वापसा कंडीशन बार बार नहीं होती है। तो उसकी वजह से जो जमीन में हमने फर्टिलाइजर दिया है, जो मैं आपको फर्टिलाइजर का चार्ट दूंगा, वो आप दे रहे हो, लेकिन वो फर्टिलाइजर अंदर घुस नहीं रहा है। तो अगर आपको वाटर मैनेजमेंट अगर अच्छा करना है, तो हमारी एक ही रिकमेंडेशन है कि आप ड्रिप इरिगेशन करिए। सिर्फ गन्ने में नहीं करिए, हर क्रॉप के अंदर करिए। वापसा ही मेन चीज है। अगर जैसे नॉर्मल किसान 30 दिन में 40 दिन में अगर दे रहा है, 12 बार पानी दे रहा है, तो नॉर्मली वापसा कंडीशन एक बार पानी जब देते हैं तो 1 से 1.5 दिन तक रहती है। तो 12 पानी दे रहे हैं, तो टोटल मिला के 12 से 15 दिन ही वापसा कंडीशन है। मतलब जो फर्टिलाइजर अपटेक हो रहा है वो 12 से 15 दिन में ही हो रहा है, बाकी टाइम पे वो पड़ा हुआ है नीचे जमीन में पड़ा हुआ है। तो आपका प्रोडक्शन कभी भी 25-30 टन से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको जो पानी देना है वो ड्रिप इरिगेशन दे देना है, छोटे छोटे अंतराल में देना है, कम कम क्वांटिटी में देना है, वो देना पॉसिबल ड्रिप से है। वैसे अगर आपके पास खुद का क्या बोलते हैं बोर सिस्टम है, तो भी आप पानी से भरो मत और थोड़ा थोड़ा पानी दो। अगर आप दे रहे हो तो बिना वाटर मैनेजमेंट के करे बिना कभी भी आपको बम्पर प्रोडक्शन नहीं मिल सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मेंटेन करना। ये मेंटेन करेंगे तो ही अपना अच्छा प्रोडक्शन आ पाएगा। दूसरा, हमें जब हमारे गन्ना को अपने बड़े डिस्टेंस पे रखते हैं, 4 फुट पे लगा रहे हैं, 5 फुट पे लगा रहे हैं, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली 60,000 का ही 60,000 को ध्यान में रख के ही करना है कि भैया मुझे 1 एकड़ के अंदर 60,000 डंडे ही होने चाहिए। तो वो अगर हम बड़ा डिस्टेंस रखते हैं, तो जब 165 से 170 दिन की गन्ना हो जाता है, तो हमें सबसे पहले जितना भी सूखा पत्ते हैं उसको निकाल देना चाहिए। सूखा पत्ता जब हम निकालते हैं तो गन्ने की जाड़ाई भी अच्छी होती है, वजन भी अच्छा होता है, क्योंकि वो काम का नहीं होता है। और जो हम पत्तियां निकाल रहे हैं उसको हम एक रो में रख रहे हैं और एक रो में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बाद गन्ने के बाद में भी फर्टिलाइजर का एक डोज बाकी है अपना, तो वो एक रो के अंदर हमें डाल देना है। वापस से जब 225 दिन हो जाते हैं तो वापस से दूसरी बार अपने को सब सूखे पत्ते निकाल देने हैं, हमें कभी भी ग्रीन पत्ते नहीं निकालने, और वो दूसरे रो में रखना है। ये करने से भी एक तो गन्ने का ग्रोथ भी अच्छा रहता है, जो काम की चीज नहीं है वो निकल जाती है, वो अगर जमीन में चली जाती है, जमीन के अंदर वापस से ऑर्गेनिक कार्बन भी ऐड हो जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब 225 दिन हो रहे हैं, तब अपने को 10 स्क्वायर फीट के अंदर जब हम मापते हैं, तो कभी भी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 हो रहा है, मैक्सिमम 15 हो रहे हैं, इससे ज्यादा कभी भी गन्ना नहीं होता है। तो जब अपने लास्ट में जब अपना कटिंग आ रहा है, तो लास्ट में जाकर अपना इंटरनोड, मतलब कि जो दो गन्ने के बीच का जो गैप रहता है जिसमें आंख होती है, वो 47 से 53 होना चाहिए, और गन्ने की हाइट 15 से 20 फुट होनी चाहिए, तो ही आपकी प्रोडक्शन आएगी। अब अपने अलग अलग जो अलग अलग रोग जीवात आती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो अपना जो 3 मेजर जो अपने पेस्ट है, इंसेक्ट है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन होता है, वो है सबसे पहला रूट बोरर, दूसरा है अर्ली शूट बोरर, तीसरा है टॉप शूट बोरर। मतलब ये शुरुआत में आ जाता है, जड़ों में आ जाता है। इसलिए बहुत सारी जगह पर जो बेजल डोज दिया जाता है फर्टिलाइजर का, उसके साथ में फर्टेरा है कि कार्टर फॉर्डर क्लोराइड है, ऐसे कोई पेस्टिसाइड दिया जाता है, ताकि अपने या फिर हम नीम का केक दे रहे हैं तो भी ये बोरर को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर अर्ली शूट बोरर है, तो ये हमारा एक शेड्यूल भी है, जो मैं आपको शेड्यूल बाद में दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग बार बार स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। अगर हम रेगुलरली स्प्रे कर रहे हैं तो ये सब पेस्ट अपने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपने अपने यहाँ पे देखा होगा कि अलग अलग तरह के जो पेस्ट आते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, वो है व्हाइट वुली एफिड, जो इस तरह से दिखता है। ब्लैक बग है, ये हमारे साउथ गुजरात में कम दिखता है। व्हाइट फ्लाई साउथ गुजरात में बहुत बार आती है। वो वाली व्हाइट फ्लाई नहीं होती है कि जो नॉर्मली सब्जियों में आती है, अलग दिखती है। ये एफिड अपने मिलीबग जैसी दिखती है। तो ये तब हम देखने को मिलती है जब बरसात लेट हो जाती है। अगर बरसात जून में शुरू नहीं होती है तो व्हाइट फ्लाई का उपद्रव उस समय दिखाई देता है। इसके अलावा जो दूसरे हैं, ये पायरेलिया है, मिलीबग्स हैं, माइट्स हैं, माइट्स भी देखने को मिलती है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो आपको मैं शेड्यूल दूंगा, तो वो आप फॉलो करिए कि रेगुलरली स्प्रे करते रहिए अलग अलग पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का। दूसरा, जो अलग अलग जो रोग आते हैं, डिजीज आती हैं, ये सबसे जो कॉमन है वो रेड रॉट है।
कई बार पत्ते अपने कोई किसान मुझे दिखाते हैं तो कई बार रेड रॉट और माइट्स के बीच में फर्क नहीं दिखता, लेकिन जब हम गन्ने को काटते हैं तो वो अंदर से जो गन्ना अगर रेड है तो वो रेड रॉट है, अगर पत्ते ही खाली लाल हैं तो वो माइट्स है। फिर विल्ट है, विल्ट को सुकारा भी कहा जाता है। जब विल्ट आता है तो पूरा का पूरा खेत खत्म हो जाता है। एक बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी थी जिसको 671 बोलते हैं, 671 बोलते हैं, जिससे बहुत सारे किसानों को बहुत पैसे वाला बनाया है। तो ये सिर्फ विल्ट की वजह से, वो विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं होने की वजह से वो वैरायटी आज मार्केट में से निकल गई है। दूसरा ये स्मट है। स्मट को गुजराती में हम लोग चाबुकिया आंजिया भी बोलते हैं। अब आपकी लोकल लैंग्वेज में हर कुछ ना अलग होगा। ये नॉर्मली 8600 नाम की जो वैरायटी उसमें देखने को मिलती है। जब ये शुरुआत होता है तो इसको तुरंत इसको जड़ से निकाल देना होता है और उसको दूर जाकर जलाना होता है। अगर इसको हम नहीं निकालते हैं तो हर पानी के बाद में इसके कण पानी के साथ जाकर दूसरी जगह जाते हैं और पूरे के पूरे खेत को खत्म कर डालते हैं। इन सभी रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलरली फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। जमीन के अंदर ट्राइकोडर्मा है, बेसिलोमाइसिस है, सूडोमोनास है, वो देना चाहिए तो कंट्रोल में रहता है। फिर ये एक बहुत कॉमन रोग है रटून के अंदर, लाम के अंदर, हम लोग लाम बोलते हैं सेकंड क्रॉप को, तो ग्रासी रूट बोलते हैं, जो बैक्टीरियल डिजीज है, जमीन के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज कर सकते हैं या फिर बेसिलोमाइसिस का भी यूज कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा, सॉरी बेसिलोमाइसिस नहीं, सूडोमोनास का यूज कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये लाल लाल स्ट्रिप्स पड़ रही हैं, वो रेड, अपने रेड रॉड के जैसी ही वो दिखती है, उस तरह का फंगस ही है वो भी। तो ये अलग अलग शेड्यूल है। मतलब कि किसान नॉर्मली जो प्लांटेशन करता है वो 3 तरह से करता है। नंबर 1 होता है कि वो अपने जो कॉमन रहता है कि डंडा रहता है, 1 आंख वाला डंडा, 2 आंख वाला डंडा, वो रख देता है। दूसरा है कि रटून क्रॉप है, क्रॉप का कटिंग हो गया है, वो है। या फिर तीसरा तरीका भी जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, इवन हमारे साउथ गुजरात में भी चालू हो गया है, जिसके अंदर पौधा लगाया जाता है। तो वो उसके कौन सी चीज करी हुई है उसके हिसाब से इसका स्प्रेइंग का हमारा शेड्यूल है। 4-5 स्प्रे करने होते हैं, ये हमारा स्प्रे का शेड्यूल है। जैसे पहला स्प्रे है तो उसके अंदर एनपीके का लेना है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, डबल कॉम्बी, क्लोरोपाइरिफॉस लीजिए, या जैविक अगर आप यूज कर रहे हो तो हमारा बायोक्लीन स्वीप लीजिए, या फिर फंगिसाइड में कार्बनडिज्म लीजिए। साथ में बीम प्लस लेना है। बीम प्लस एक हमारा बहुत सारे किसानों का ये अनुभव से मालूम पड़ा है कि जिब्रेलिक एसिड, 6-BA, सीवीड, आईबीए, इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं और उनका स्प्रे करते हैं तो पत्ता बहुत बड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो वो उन सब का कॉम्बिनेशन करके हमने ये बीम प्लस प्रोडक्ट बनाया है। और हर स्प्रे के अंदर जब जो किसानों का अनुभव बोल रहा है कि जिन्होंने 100 टन प्रोडक्शन ले रहे हैं, उनका अनुभव ये बोल रहा है कि जब हम ये स्प्रे रेगुलरली करते हैं तो 100 टन प्रोडक्शन लेना बहुत ज्यादा आसान रहता है। तो ये शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे नाम है, आप हमारे प्रोडक्ट से परिचित हो जाओ उसके लिए कि सोइंग के टाइम पे मार्वल जी लगाइए, रूट्स बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर है। अलग अलग फर्टिलाइजर जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं। नीम केक है, रूट्स मल्टीप्लायर है, रिलीज है, डबल कॉम्बी का और बीम प्लस का स्प्रे जैसे मैंने लिखा है, शील्ड है। तो ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं कि जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरा जो प्रोडक्शन अपने घटाने का काम करती है वो है अपने घास, अनवांटेड ग्रास, खरपतवार हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में निंदामन बोलते हैं, और वीड्स का कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो पहले 120 दिन के अंदर आप हो सके तो बार बार टिलरिंग करिए, अंदर कुछ ना कुछ दूसरा कोई क्रॉप भी कर सकते हैं तो आपका वो कंट्रोल में रहती है वीड्स। जब अपना गन्ना बड़ा हो जाता है तो वीड्स अपने आप मर जाती हैं। अलग अलग तरह की हर्बिसाइड यूज की जाती है इसको वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। एट्राजिन बहुत कॉमन टेक्निकल है जो प्री इमर्जेंस है, मतलब जो उगा नहीं हो उसके पहले यूज किया जाता है। उसका अगर अपने स्प्रे करते हैं तो वीड्स पूरी की पूरी कंट्रोल अपनी रहती है। जब अपने एट्राजिन यूज करते हैं तो हमें उल्टा चलना चाहिए, क्योंकि एट्राजिन का काम करने का तरीका ऐसा है कि वो पूरा का पूरा एक लेयर बना डालती है जमीन के ऊपर, तो वो 30-40 दिन तक कोई भी घास को उगने नहीं देती है। अगर अपने को खेत शुरू करने से पहले, मतलब बुआई से पहले अगर खेत को साफ करना है तो हम ग्लाइफोसेट यूज कर सकते हैं। खड़े क्रॉप के अंदर कभी भी ग्लाइफोसेट यूज नहीं करना है। पैराक्वाट भी यूज ध्यान देके करना है क्योंकि वो नुकसान करता है इस गन्ने को। कॉमनली जो बहुत बड़े स्केल पर साउथ गुजरात के अंदर जो हर्बिसाइड यूज होती है सभी तरह के उसको कंट्रोल करने के लिए, वो है 2,4-D सॉल्ट है, जो 2 तरह से लिक्विड भी आता है, सोडियम सॉल्ट आता है, अमोनियम सॉल्ट आता है, और मेट्रीबुजान है। और अभी एक धानुका कंपनी का सेम्प्रा करके भी एक टेक्निकल निकला है जो बहुत कम क्वांटिटी में है और वो बहुत अच्छा वीडीसाइड का काम कर रहा है गन्ने के अंदर बिना गन्ने को नुकसान किए। अभी अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर के बारे में अपने बात कर लेते हैं कि
फर्टिलाइजर किस तरह से काम करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि फर्टिलाइजर के अंदर सबसे पहले पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर कैल्शियम का होता है, फिर मैग्नीशियम का होता है, फिर फास्फोरस का होता है। तो उस तरह से अपने को अलग अलग तरह से फर्टिलाइजर देने चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी यही सीक्वेंस है कि पहले मैंगनीज का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आयरन का होता है, बोरॉन का होता है, जिंक का होता है, कॉपर का होता है। अपने जैसे बात किया कि 16 तत्वों की खेती बोलते हैं, 16 तत्वों के बारे में बता दिया, तो हर तत्व इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपने कोई भी तत्व कम यूज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी डेफिशिएंसी का क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स कुछ क्या होता है कि अगर आपने नाइट्रोजन अगर ढंग से यूज नहीं किया तो इंटरनेट लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है, पत्ता जो है वो मर जाता है, जो पुराना पत्ता होता है वो मर जाता है, वो पीला होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, और दो इंटरनेट लेंथ मतलब जो दो आंखों के बीच का अंतर है वो कम हो जाता है। अगर वो कम होता है तो प्रोडक्शन घट जाती है। ये अलग अलग तरह के नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स हैं जो अपने यूज कर सकते हैं। यूरिया है, यूरिया फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। अगर फॉस्फोरस की कमी रहती है तो फॉस्फोरस की कमी में नॉर्मली कोई भी प्लांट होता है तो उसमें वो लाल होता है या पर्पल कलर का हो जाता है, पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं, टिलरिंग नहीं आती है। टिलरिंग के लिए मेजरली फॉस्फोरस जवाबदार है, इसलिए फॉस्फोरस को, डीएपी को ऑलवेज हम लोग रिकमेंड करते हैं कि नीचे पाया आपको टिलरिंग जितनी चाहिए उतनी मिल जाए। नॉर्मली पुराने पत्तों के अंदर फॉस्फोरस की कमी दिखती है और पुराने पत्ते लाल होने शुरू हो जाते हैं। ये मेजर फर्टिलाइजर्स हैं, डीएपी है, एसएसपी है, एमएपी है, एमकेपी है, स्प्रे वाले हैं और नीचे जमीन में देने वाले हैं। हमारा भी फर्टिलाइजर है जो टिलरिंग के लिए बहुत अच्छा यूज करते हैं, उत्कृष्ट का हॉर्स पावर बहुत अच्छा काम करता है टिलरिंग के अंदर। उसका स्प्रे भी कर सकते हैं और नीचे ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने आपका शेड्यूल में देखा होगा पोटेशियम हमने हर उसमें आता ही आता है नाइट्रोजन के साथ में। पोटेशियम अगर कम देते हैं तो स्वाद भी, मतलब आपने जैसे किसी ने बोला था कि अच्छा क्वालिटी बनाना है, क्वालिटी के लिए रंग रूप सुगंध स्वाद इन सब का काम पोटेशियम करता है। पोटेशियम की अगर कमी होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक सबकी कमी हो जाती है, वो अपटेक ही नहीं होता है। अगर पोटेशियम की कमी रहती है तो पत्ते इस तरह से साइड की धार उसकी पीली होनी शुरू हो जाती है और कलर छोड़ना शुरू कर डालता है। ये अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, वाटर सॉल्युबल के अंदर एसओपी 13 045 052 सब ये सब फर्टिलाइजर्स है स्प्रे वाले ग्रेड के। मैग्नीशियम की कमी अगर होती है तो इस तरह से पत्ते लाल होने शुरू हो जाते हैं, ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, पत्ते पास पास आने शुरू हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मेजर जवाबदार है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मैग्नीशियम को हमने 2-3 डोज, हर डोज के अंदर जब बेजल डोज आता है तो हमने मैग्नीशियम रिकमेंड किया है। मैग्नीशियम नॉर्मली जमीन में मैग्नीशियम सल्फेट देकर दिया जाता है और स्प्रे कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ईडीए भी स्प्रे किया जाता है। सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, जड़ें बनाने में काम करता है। और अगर ये आपने देख रहे हो ये रेताली जमीन है, वहां पर अगर कमी की वजह से ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, पत्ते पीले होते जा रहे हैं, एक तरफ की धार उसकी जो पीली हो जाती है और ब्राउन अपने पर्पल भी हो जाती है, तो उससे मालूम पड़ता है सल्फर की कमी है। तो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए जैसे अपन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दे रहे हैं वो भी सल्फर बेस्ड रहता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, ये अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो सल्फर की कमी नहीं रहती है। ये अलग अलग तत्व हैं। बेंटोनाइट सल्फर भी हमारे हर रिकमेंडेशन में है, तो सल्फर देना ही चाहिए। सल्फर अगर नहीं देते हैं, क्योंकि वो चौथा जो इंपॉर्टेंट तत्व है, एनपीके के बाद में जो चौथा इंपॉर्टेंट तत्व है वो सल्फर है। कैल्शियम की कमी में इस तरह का दिखता है, नॉर्मली कैल्शियम की कमी गन्ने में देखने को नहीं मिलती है। मैंने भी लाइव अभी देखा नहीं है, फोटो मैंने ऑनलाइन लिया है। गन्ने में कैल्शियम की कमी बहुत कम होती है, इसलिए कैल्शियम को कुछ ज्यादा रिकमेंडेशन भी नहीं आता है। जिंक की कमी बहुत क्लियर दिखती है। जिंक की जब कमी होती है तो पूरा का पूरा पत्ते बीच का भाग जो रहता है वो ग्रीन रहता है, बाकी साइड का भाग पूरा का पूरा पीला हो जाता है, तो जिंक की कमी है। जिंक की कमी होती है तो इंटरनेट लेंथ को छोटा कर डालता है। इंटरनेट लेंथ छोटा होती है तो जो अपनी टारगेट है 15 से 20 फुट का डंडा बनाना, वो डंडा नहीं बनता है और वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। मतलब जिंक देना ही चाहिए। अगर जिंक की कमी रहती है तो अलग से आप जिंक सल्फेट दे सकते हो, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हो तो उसमें आ जाता है। जैसे हमारे शेड्यूल के अंदर बार बार स्प्रे करने के अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिकमेंडेशन है ही, तो उसके अंदर जिंक आ ही जाता है। अगर आप पूरा शेड्यूल फॉलो करते हैं तो ये सब कमियां देखने को नहीं मिलेंगी। आयरन की अगर कमी है तो नए पत्ते जो होते हैं पूरे के पूरे पीले हो जाते हैं। आयरन की कमी भी लाल मिट्टी के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है।
उसके अंदर बीच वाला जो वेन वाला भाग होता है वो भी पीलाश की तरफ चला जाता है और ग्रोथ नहीं हो पाती है, उससे भी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। तो उसे फेरस सल्फेट दे सकते हैं, फेरस ईडीडी दे सकते हैं, जमीन का आपका पीएच क्या है उसके हिसाब से आप ये सब अलग अलग चीजें दे सकते हैं। बोरॉन की कमी अगर होती है तो पान पत्ते मुचुड़ जाते हैं, किसी ने उसको दबा दिया हो ऐसा दिखना शुरू हो जाता, कर्ल होने शुरू हो जाते हैं। तो बोरॉन की कमी भी अगर माइक्रोन्यूट्रेंट अपने और नया पत्ता उसमें खुलता नहीं है, नया पत्ते को खोलने में बहुत मुश्किल पड़ती है और इसका भी उत्पादन के ऊपर असर आता है। तो बोरॉन भी अपने माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर आ जाता है, जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट होता है। अगर वो अलग से यूज कर रहे हैं तो स्प्रे के अंदर अपने डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट, हमारा बी शेप नाम से है, वो आप कर सकते हैं। कॉपर की कमी भी बहुत कम देखने को मिलती है अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट रेगुलरली दे रहे हैं, कंपोस्ट अगर रेगुलरली दे रहे हैं तो। सिलिका का रोल बहुत ज्यादा है। आपने जो किसान गन्ने की खेती कर रहा है वो जब अंदर जाता है तो उस बहुत, जब गन्ना 200 अपना क्या बोलते हैं 150-200 दिन का हो जाता है तो अंदर जाता है तो कई बार उसके कट आ जाता है, मतलब हाथ कट जाता है, फेस के ऊपर कट आ जाता है। तो अगर कट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर धार, मतलब धार डेवलप हो गई है। धार जो होती है वो सिलिका की बनती है। अगर धार डेवलप होती है तो क्या बोलते हैं, एक प्रकार का कवच बन जाता है गन्ने के ऊपर, जिससे नया कोई भी पेस्ट या डिजीज नहीं आती है उसके अंदर। तो वो कवच बनाने के लिए आपको सिलिका का इस्तेमाल करना चाहिए। सिलिका लोग जमीन में भी यूज करते हैं और प्रोडक्ट भी मिलता है, जैसे हमारा सिल्फर प्रोडक्ट है। सिलिका का यूज करने से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब का अपटेक भी अच्छा करता है, जड़ें भी अच्छी बनाता है। तो सिलिका का भी खूब महत्व है। ये डेफिशिएंसी के बारे में थोड़ी सी बात के, अगर अपने देखते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, अगर पूरा का पूरा पत्ता पीला हो रहा है, अगर नया पत्ता है तो वो नाइट्रोजन या सल्फर की कमी है। अगर कहीं धब्बे पड़ रहे हैं और पुराने पत्ते में पड़ रहे हैं तो पोटेशियम की कमी है। अगर टिप पे या मार्जिन पे है, जैसे आपको मैंने दिखाया कि उसकी धार अगर पीली पड़ रही है तो वो पोटेशियम की कमी है। बीच बीच में अगर धब्बे पड़ रहे हैं तो मैग्नीशियम या मैंगनीज की कमी है। अगर नए पत्तों के अंदर पूरा का पूरा पिलाश आ रही है तो फेरस की या सल्फर की कमी है। अगर बीच बीच में धब्बे पड़ रहे हैं नए पत्तों के अंदर तो जिंक या मैंगनीज की कमी है। पूरा का पूरा जल जा रहा है, वो नए पत्ते के साइड में जलन आ रही है, कुछ तकलीफ आ रही है, तो कैल्शियम, बोरॉन, कॉपर की कमी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर प्रेजेंटेशन में स्लाइड दिखाता हूँ कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है, कि मैंने आपके 5 से 7 पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपके साथ में बात करी है। तो इसके अंदर हर तत्व का महत्व है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। अगर अपने हर तत्व को पूरा प्रामाणिकता से नहीं देते हैं, जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से, तो आपको उत्पादन नहीं मिल सकता है। तो आपके लिए हर तत्व इंपॉर्टेंट है और हर तत्व देने की जरूरत है आपको। ये अलग अलग है। जस्ट अपने इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या क्या नफा क्या आता है, नुकसान क्या आता है। और अगर अपने गिनते हैं कि पर एक का खर्चा कितना होना चाहिए, तो अगर आप कंपोस्ट डाल रहे हो तो अराउंड 5-1 हज़ार रुपए के आसपास का कंपोस्ट किसान डालता है। सीड लगा रहे हो तो मतलब 3,000 प्लांट अगर आप लगा रहे हो, अभी रेडीमेड प्लांट मिलते हैं, तो प्लांट का खर्चा 3,000 नहीं है, सॉरी 3,000 पर बीघा लिखा हुआ मैंने। 5,000 प्लांट पर एकड़ में अपने अगर लगाते हैं तो उसका प्लांटिंग एक्सपेंस 13,000 के आसपास आता है। 2.5 रुपए का एक प्लांट पड़ता है। फर्टिलाइजर जो मैंने शेड्यूल दिया है तो वो उसका अगर अपने पूरा खर्चा निकालते हैं तो 35,000 40,000 प्रति एकड़ का रहता है। फिर घास निकालते हैं तो उसका खर्चा अराउंड 7-1 हज़ार के आसपास आता है। पानी देना, अलग अलग ट्रैक्टर चलाना, मतलब कल्टीवेशन करना, रोटरी लगाना, जमीन को तैयार करना, तो 5,000 के आसपास आता है। तो टोटल खर्चा एक एकड़ का 65,000 से 70,000 के आसपास आता है। अगर 3,000 के आजू बाजू का रेट गवर्नमेंट ने भी तय भी किया हुआ है, फिक्स गवर्नमेंट ने एमएसपी कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3,000 के आसपास की है, 3,031 और अगर अपना प्रोडक्शन अगर 60 मेट्रिक टन आता है, ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हो तो ये 100 टन को टारगेट रख के है। लेकिन हर चीज को ध्यान रखते हैं, तो ये शेड्यूल अगर आप ढंग से फॉलो कर रहे हो, पूरी मेरी सारी बातें मान रहे हो, तो 60 टन तो कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। हमारे सूरत के किसान आराम से कर रहे हो, महाराष्ट्र के किसान यही सारी बातें को फॉलो करके 100 टन के ऊपर भी कर रहे हैं। तो आप 60 टन के जितना ऊपर जाते हो उतना आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये जो शेड्यूल है मैंने एक्सपेंस का है, उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन की बात अपन ने नहीं ली है। ड्रिप इरिगेशन का एक्चुअल खर्चा अलग है, वो 10 साल तक चलती है। तो ड्रिप इरिगेशन अगर आप लगाते हो तो ड्रिप इरिगेशन नॉर्मली हमारे यहाँ का किसान फरवरी मार्च आते हुए जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो उसको निकाल देता है, बाद में वो लूज पानी देता है, लेकिन तब तक उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया होता है, फर्टिलाइजर का अपटेक बहुत अच्छा हो गया होता है। तो ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। अब अपना क्वेश्चन आंसर टाइम में मैं, आप जिन लोगों ने भी चैट बॉक्स के अंदर जो सवाल लिखा है
उसको पहले मैं कर दूंगा। दूसरा आप यहाँ पे सवाल अपना पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में सवाल आया है। शॉर्ट में मैंने अपनी तरफ से जो सब बताने की प्रयत्न किया है आपको। सर शुगर केन नीड टी बी टाई, नहीं समझ में आ रहा सर क्या लिख रहे हैं आप। नीड टी बी टाई क्या होता है? सबसे पहले तो सर आपको समीर सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छे से सारी बातें हमें समझाई। हमारे किसान भाइयों को बहुत सपोर्ट मिला होगा इसकी वजह से। आप सभी लोग यहाँ पे अभी हैं, समीर सर हमारे साथ हैं, आप चाहें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपके खेती और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो हम आपको वेलकम करते हैं क्वेश्चंस पूछने के आप लिए। अपना हाथ रेस करेंगे ना तो आपको अनम्यूट कर देंगे, तो आप बोल सकेंगे। सबको अनम्यूट करेंगे तो सब साथ में बोलेंगे तो नहीं सुनेगा। तो टाइड मतलब हाँ, शुगर केन जब अपना अगर हमने पत्ते खोल डाले हैं, पत्ते सूखे पत्ते हमने निकाल दिए और अगर हम बांध देते तो डिसलॉजिंग का चांस कम हो जाता है। डिसलॉजिंग का मतलब ये होता है कि जब गन्ना बहुत ज्यादा लंबा हो गया होता है तब वो गिर जाने के चांस होते हैं, उसकी जड़ें खुल जाती हैं, तो उत्पादन घट जाता है उसकी वजह से। तो अगर आप बांध देते हो तो सारी की सारी जड़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो डिसलॉजिंग होने के चांसेस घट जाते हैं। तो इसको आपको बांध देना चाहिए। सही समझ में आ गया। हाउ शुगर फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉर्न फार्मिंग? कॉर्न फार्मिंग बहुत छोटे ड्यूरेशन की रहती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, 90 दिन का क्रॉप रहता है। और शुगर केन फार्मिंग 14 महीने का क्रॉप रहता है, कम से कम 14 महीने का रहता है। 14 महीना, 15 महीना, 16 महीना, तो वो उस तरह से अलग है। दिखता दोनों सेम ही है। क्या हम मक्के के खेत में गन्ने की खेती कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। गन्ना और मक्का दोनों दोनों बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर खेचने वाली चीज है। दोनों को साथ में करते हैं तो दोनों का उत्पादन ही नहीं आएगा। हाउ टू यूज भीम प्लस? भीम प्लस को आप स्प्रे के द्वारा यूज कर सकते हैं। स्प्रे का शेड्यूल है जिसके अंदर हर 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 शेड्यूल के अंदर अगर आप यूज करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत फैंटास्टिक मिलता है। सर यू हैव एनी प्लांटेशन इंफॉर्मेशन सो आई कैन बाय इजीली? प्लांटेशन इंफॉर्मेशन मीन्स नहीं मालूम पड़ा। प्लांटेशन इंफॉर्मेशन मतलब हमारा वेबसाइट है www.utkarshaggrotech.com, वहां से आप ले सकते हैं। आप डायरेक्ट भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तणनाशक वापराल सॉइल कंडीशन खराब होते का? तणनाशक मतलब ये खरपतवार की बात कर रहे हैं सर आप? भगवान जी, ओके। खरपतवार करते हैं तो जमीन में रह जाते हैं, तो कहते हैं कि होता है, लेकिन मतलब मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर आप मेरी बाकी की बातें मानते हो, आप अगर सॉइल के अंदर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक दे रहे हो, बायोलॉजिकल दे रहे हो, आप उसकी वेबसा कंडीशन मेंटेन कर रहे हो, उसका खेड़ कर रहे हो, ऑक्सीजन उसको अंदर दिला रहे हो, तो आज क्या लीवर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गया। अगर मैं बोलूंगा आप खरपतवार नाशक मतलब निंदामण नाशक आप नहीं यूज करो तो कैसे उत्पादन आएगा? सारा का सारा तो वही खाया जाएगा। ड्रिप कितने एलपीएच की लगाएं? ड्रिप नॉर्मली अपने जो गन्ने के लिए होती है वो इनलाइन ड्रिपर होता है, वो एक्सटर्नल ड्रिपर नहीं होता है। तो 1.25 फुट वाला होता है, तो वो नॉर्मली 2 लीटर वाला, कोई 2 लीटर वाला लगाता है, कोई 3 लीटर वाला लगाता है। लीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पानी दे रहे हो, कितने घंटे दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। कितना भी लगा सकते हो। अगर आपका एलपीएच ज्यादा है, लीटर्स पर आवर आपका ज्यादा है, तो आप कम टाइम चलाओगे। अगर एलपीएच कम है तो आप थोड़ा ज्यादा देर चलाओगे। ये एलपीएच उसके लिए होता है कि भाई आपके लाइट की अवेलेबिलिटी कैसी है। हाउ कैन वी टेस्ट पीएच ऑफ सॉइल इजीली? आप इजीली कर सकते हो। आपके पास एक पीएच मीटर होना चाहिए। आप जमीन की पीएच 6 से 8 इंच नीचे से आप मिट्टी लो, 5 से 6 जितना पूरा खेत का करो तो 5 से 6 जगह से ले लो। फिर आप 7 पीएच के आसपास के पानी के अंदर उस मिट्टी को घुला दो। नॉर्मली जो आरओ पानी होता है वो 7 पीएच के आसपास का होता है, उसके अंदर मिक्स कर डालो और उसके अंदर मीटर डालो। मीटर की जरूरत है, पीएच पेपर से आप मिट्टी का पीएच में आप नहीं कर सकते हो, तो पीएच मीटर होना जरूरी है। तो उससे आप पीएच की मिट्टी का पीएच आपको आ जाएगा। सर ग्रुप में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। मैं ग्रुप में सब कुछ डाल दूंगा जो भी आपको चाहिए। जो अपने आज अपना वेबिनार है, ये वेबिनार अपने यूट्यूब पे भी हम लोग डाल देंगे। आप हमारा जो चैनल है उत्कर्ष एग्रोकेम, यूट्यूब पे उत्कर्ष एग्रोकेम नाम का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी ये हमारा ये वीडियो पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद में यूट्यूब पे डालें तो आप उसको आपको तुरंत मालूम पड़ जाए। सर 3 घंटा 3 लीटर पर आवर में कितना घंटा चलाना है? सर ये घंटा जो होता है वो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। आपको ड्रिप कितना पानी देना है, एक क्रॉप की उम्र कितनी है, दूसरा आपकी सॉइल कैसी है। आपकी सॉइल अगर काली है तो पानी कम चाहिए। मेजर चीज है वापसा कंडीशन आना चाहिए। वापसा कंडीशन आपके कितने समय में आ रहा है उसके हिसाब से आप घंटा तय कर सकते हो। इसके लिए कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इतना पानी देना ही देना रहता है।
आपका क्रॉप बोल देता है कि उसको पानी ज्यादा पड़ रहा है कि नहीं, वापसा कंडीशन हर 24 घंटे में आ जाए, हर 12 घंटे में आ जाए, उतना पानी दीजिए, ज्यादा पानी मत दीजिए। ज्यादा पानी देंगे तो कभी भी उत्पादन नहीं आएगा। इफ आई टेक डिस्टेंस ऑफ 4 फीट रो, हाउ मेनी आईज वी हैव टू प्लांट। आपको अगर 4 फीट का रो कर रहे हैं तो आपको एक टोटल मिलाकर अपने को 10,000 होना चाहिए। 10,000, आपको 10,000 लगाना है आपको 1 एकड़ में आंखें। प्लांटिंग डिस्टेंस रहेगा 1 फुट का। 4x1 पर आप लगाओगे, 4x1 पर लगाओगे तो आपका 10,000 प्लांट आ जाएंगे। 43,000 है इसलिए। प्लीज शेयर शेड्यूल ऑन ग्रुप। सर शेड्यूल मैं पक्का ग्रुप में शेयर करूंगा। शेड्यूल एक चीज है, शेड्यूल सिर्फ एक चीज है, बाकी मेरी बातें आप नहीं मानोगे। वैरायटी नेम विद ब्रिक्स ऑफ 12 to 14। सर मैंने ब्रिक्स के बारे में, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रिक्स आप बोल रहे हो, मैंने इसके बारे में थोड़ी तैयारी नहीं करी है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ। आप ये सवाल ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको ढूंढ के पक्का बताऊंगा कि किसके अंदर ब्रिक्स काउंट 12 से 14 आएगा। आपके हिसाब से आज तक की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी रही है? मैं 2 बातें बताना चाहूंगा इसके बारे में सबसे अच्छी वैरायटी के बारे में। 671 तो थी, 671 ने बहुत हमारे साउथ गुजरात के किसानों को बहुत पैसे वाला बनाया है। लेकिन आज जो वैरायटी चल रही है, अगर मेरी वेबिनार की बात मानते हैं और टिलरिंग को मेंटेन करते हैं तो सबसे अच्छी वैरायटी है 86,032। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत सारे क्या बोलते हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। लेकिन जिन किसानों को ये टिलरिंग वाली बात समझ में नहीं आती है, टिलरिंग मेंटेन नहीं करते हैं, उसके अंदर अलग कम टिलरिंग आती है और बहुत क्लोज प्लांटेशन करते हो, मतलब आप डबल कर रहे हो, डेढ़ा कर रहे हो, सिंगल कर रहे हो, तो आपके लिए 86,002 बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन 86,002 के अंदर वो रटून अच्छे से नहीं ले पाते हैं, सेकंड क्रॉप अपना अच्छा नहीं आता, उसके अंदर स्मट आ जाता है, जिसको अपने आंजिया चाबुकी अब आंजिया बोलते हैं, ब्लैक कलर का हो जाता है, वो प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। अगर आप ये टिलरिंग को ध्यान में रख के करते हो, हाई टिलरिंग वैरायटी लो, मेरी ये सारी बातें मानो, मैं गारंटी देता हूं कि 60 से 70 टन कहीं नहीं गया, आप 100 टन को आराम से टारगेट कर सकते हो। मैंने आपका यूमिक यूज किया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू भगवान जी। नए फार्मर के लिए क्या बताऊं मैं आपको शिवम जी, क्या रहता है कि वैरायटी मैं नहीं बता सकता हूँ, वैरायटी आपके एरिया के अंदर होती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर आपकी शुगर फैक्ट्री क्या रिकमेंड कर रही है, वो वैरायटी आप मुझे बताइए, मैं उनमें से बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी अच्छी वैरायटी रहेगी। What we have to give in basal dose, बेसल डोज में क्या देना है मैंने दिखाया था, वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सब कुछ देना है अपने को, यूरिया देना है, डीएपी देना है, पोटेशियम देना है, पेंटोनाइट सल्फर देना है, मैग्नीशियम देना है, आपको मार्वल जी देना है, आपको साथ में अपना माइक्रोब्स देना है उसके बाद में, तो ही रहेगा। आपको जैविक सबका संतुलन करना है। किसी ने शुरू में लिखा था INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी बात INM की है। सब कुछ अगर आप केमिकल, जैविक और ऑर्गेनिक इन तीनों का समन्वय करेंगे तो ही आपको प्रोडक्शन आएगा, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं आएगा। आप अपना हाथ ऊपर करिए, किसी को बोल के सवाल पूछना है तो आपको अनम्यूट कर देंगे। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मैडम सबको अनम्यूट कर दीजिए ना, किसी को पूछना है तो पूछ लेंगे। अभिषेक चौहान जी को अनम्यूट करना। अभिषेक जी आप अनम्यूट ही हैं, बोलिए। સમીર ભાઈ ભીમ પ્લસ સાથે શું મિક્સ કરીને યુઝ કરવાનું છે? જરા જોરથી કહેજો। ભીમ પ્લસ સાથે શું મિક્સ કરીને યુઝ કોની કરવાનું સાથે? છે? ભીમ પ્લસ भीम લિક્વિડ प्लस સાથે के આપણું बारे में સ્પ્રે अपना માટે अपना अपना जो शेड्यूल रहेगा ना सर अभिषेक भाई, अपना जो शेड्यूल रहेगा उसके हाँ। अंदर कौन सी चीजें कितना मिक्स करना है, कैसे करना है, वो सब लिखा हुआ है। बेजल में अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, वो लिखा हुआ है। सॉरी मैं बोलना भूल गया, ઓકે भगवान ઓલરાइट जी થેન્ક યુ भूल गया मैं। शेड्यूल में आएगा। एग्रोनॉमी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय यू, हाउ वी विल गेट इट। जो एग्रोनॉमी सपोर्ट जो रहती है उसके अंदर आप हर 15 दिन में अपने फोटो भेजिए, आपका क्या है, सॉइल टेस्ट क्या है, सॉइल टेस्ट क्या बोलती है, वो आपको अपने लेवल पे कराना है। वो अगर आप सब कुछ बताते हो तो मैं आराम से, अभी क्या है लॉकडाउन के बाद में विजिट पॉसिबल नहीं रही, लेकिन मैंने व्हाट्सएप की मदद से वीडियो देखकर, फोटो देखकर बहुत सारे लोगों को बहुत सपोर्ट किया और उनका क्रॉप की प्रोडक्शन बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई। एग्रोनॉमी मले जी फॉलियर स्प्रे दोनों करना है, फॉलियर स्प्रे भी करना है और सॉइल फर्टिलाइजर भी देना है, क्योंकि फॉलियर से आप बहुत कम क्वांटिटी दे सकते हो, दोनों का बैलेंस रखना है। मैं आपको जो शेड्यूल दूंगा उसके अंदर बेसल फर्टिलाइजर भी रहेगा, देने वाला भी रहेगा, और क्या बोलते हैं फोलियर भी रहेगा। आपको वो सब कुछ देना ही देना है, तो ही आपको प्रोडक्शन आएगा, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं आएगा।
आप सवाल पूछेंगे तो ही मजा आएगा। मैं आपको जो मुझे पता है बताऊंगा आपको उस बारे में। हाथ ऊपर करिए, जिसको आप हाथ ऊपर करेंगे तो आपको अनम्यूट कर देंगे हम लोग। हमने सभी को अनम्यूट कर रखा है, आप अपने आप को अनम्यूट पे क्लिक करके बात कर सकते हैं। बात करिए जिसको पूछना है। अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो अपना सेशन आज वाला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। सर प्लांटिंग टाइम कौन सा अच्छा रहेगा? प्लांटिंग टाइम सब एरिया, वापस से एरिया के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ पर साउथ गुजरात के अंदर सबसे मतलब ये बरसात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कब होता है, और आपकी शुगर फैक्ट्री भी तय करती है कि वो कब कौन सी वैरायटी प्लांटिंग कराने वाली है। साउथ गुजरात के अंदर हमारे यहाँ पे अगस्त सितंबर से शुरू होता है, लेकिन उसकी तारीख जो पड़ती है वो अक्टूबर की पड़ती है, तो अक्टूबर का गिना जाता है। आप, और जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर जल्दी प्लांटिंग हो जाता है। तो आपके लोकल एरिया के अंदर जो टाइम चल रहा है जिसके हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली 14 से 15 महीने के अंदर आपका क्या बोलते हैं कटिंग आना चाहिए। तो प्लांटिंग टाइम मैं तय नहीं कर सकता हूँ, आपका जो कटिंग आएगा, जो शुगर फैक्ट्री है वो आपकी प्लांटिंग टाइम नक्की करेगी। व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्ट डिकम्पोजर फॉर स्प्रे? सर आप वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे यूज करिए, लेकिन वो अच्छी चीज है, लेकिन जो मैंने शेड्यूल दिया उसको मिस मत करिए। इवन जो आप कंपोस्ट के साथ भी वेस्ट डिकम्पोजर छोड़ सकते हैं, पानी के साथ छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने शेड्यूल में लिखा हुआ है उसको माइनस मत करना, तो ही आपका प्रोडक्शन आएगा। इसको ऐड करना आपको फायदा करेगा। आप सवाल पूछेंगे, वापस मैं यही बोलूंगा, सवाल पूछेंगे तो ही अपना आगे बढ़ेगा, नहीं तो मैं को ये बोलना पड़ेगा कि अपना समय भी पूरा हो गया है, बातें भी बुरी हो गई हैं। सर रटून में कुछ ज्यादा केयर लेनी पड़ती है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस किसमें? रटून में, रटूनिंग। रटूनिंग के अंदर रटून आपको तब लेना चाहिए जब आपका जो फर्स्ट क्रॉप है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिजीज और पेस्ट नहीं आया हुआ हो। बाकी यही करना होता है। सेकंड चीज आपको ये रटूनिंग में करनी चाहिए कि जो आपका गन्ने, जिस एरिया पे गन्ना मर गया है, जहाँ पे उगा, मतलब आपका वो केन हाथ में ही नहीं आया है, जहाँ पर क्या होता है कि जैसे रटून के लिए आपने छोड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप एक यूरिया का डोज दे दो। यूरिया का डोज देते ही आपका गन्ने बाहर आ जाते हैं। जो उसमें जो एरिया में नहीं आया है तो वहां पर आपको प्लांट लगाना है, रेडी प्लांट लगाना है, आपको टुकड़े नहीं रखने उसके अंदर। दूसरा, पेस्ट डिजीज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। यस सर, इंटरक्रॉपिंग आप आराम से कर सकते हो। हमारे यहाँ मतलब कि साउथ गुजरात के अंदर ऑलरेडी क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग के अंदर काफी सारी चीजें करते हैं, जैसे है प्याज लगाते हैं, फिर अंतरपराग। हाँ, मैं अंतरपराग के बारे में बता ही रहा हूँ, उन्होंने इंटरक्रॉप पूछा है, मैं अंतरपराग बोल रहा हूँ। भगवान जी, थोड़ा थोड़ा मराठी मुझे आ जाता है। आप प्याज लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, कैबेज लगा सकते हैं, सोयाबीन लगा सकते हैं। ऐसा पौधा लगाना है कि जिसकी हाइट गन्ने से ज्यादा बड़ी ना होती हो। गन्ने से ज्यादा बड़ी अगर आप हाइट वाला लगाओगे तो आपका गन्ना बड़ा नहीं हो पाएगा। और ऐसा लगाओ कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो, 60 से 90 दिन का क्रॉप हो। 60 से 90 दिन में अपना क्रॉप निकल जाना चाहिए अपने, ताकि अपने टिलरिंग वाला स्टेज अपने कंप्लीट हो जाना चाहिए उसमें। अच्छे सवाल आ रहे हैं, बढ़िया एकदम, क्या बोलते हैं, सवाल बहुत प्रैक्टिकल सवाल थे आपके। मैं एक स्लाइड रखने वाला था, मैं भूल गया एक्चुअली स्लाइड रखना। इंटरक्रॉपिंग की स्लाइड मैंने सोची थी लेकिन भूल गया, लेकिन अब मैं डाल दूंगा। वीड मैनेजमेंट इन इंटरक्रॉपिंग। वीड मैनेजमेंट करनी बहुत मुश्किल है मोहम्मद जी, क्योंकि जब अंदर आपने क्रॉप लगा रखा है तो आप बाद में वीड मैनेजमेंट कर सकते हो। अभी एक तरह का आपने क्रॉप लगाते हो तो वीड मैनेजमेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपका वो इंटरक्रॉप लग गया है। अब जब आपका इंटरक्रॉप निकल जाएगा तब आप आराम से अंदर क्या बोलते हैं कल्टीवेटर लगाकर कल्टीवेटर लगाकर उसका पाड़ा चढ़ा देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि जब वीड मैनेजमेंट नहीं, ऑटोमेटिक वीड मैनेजमेंट है इंटरक्रॉपिंग करना। किसान भाइयों, अगर आपके और भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये सेशन को यहाँ एंड करेंगे और हमारी और डिटेल्स हमारे ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी आप सभी के साथ। यस, और हम लास्ट 15 सेकेंड्स आपका इंतजार करेंगे। आपका क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सर, एक क्वेश्चन आया है। वो बोल रहे खातर का शेड्यूल रख दो, मैं रख दूंगा जी वैभव जी, मैं रख दूंगा खातर का शेड्यूल, डोंट वरी। और अपने ग्रुप को डिसॉल्व नहीं करने वाले हैं, ग्रुप रहेगा। आप ग्रुप के अंदर फोटो भेज सकते हैं,
आप दूसरे किसान भाइयों को भी मैं अपने लिंक दे देंगे, दूसरे किसान भाइयों को भी इस ग्रुप में ऐड कर देना, पूछ सकें, क्योंकि अपने ये वाला वीडियो को रख देंगे। कभी आप बोलोगे वापस एक आपने को बात करनी है, आप ग्रुप में लोग लिखेंगे तो भी अपने बात के लिए वापस एक जूम का सेशन कर देंगे। तो अब अपने यहाँ सेशन को यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पूरा प्रोग्राम सुना, खूब खूब शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सभी किसान भाइयों को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू समीर सर, आपने इतना अच्छे से गाइड किया सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। बाय।